नमस्कार फ्रेंड्स। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें जन्म से कुछ निशान रहता है या कॉन्जेनिटल नीवस रहता है, जो कि उनसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, लेकिन वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पेशली शादी की एज में पेशेंट आते हैं, फीमेल पेशेंट की चेहरे पे ये निशान है, या फिर कई बार मेल्स भी आते हैं कि बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है। तो यदि ब्लैक है और उसमें बाल हैं तो उसे हम लोग नीवस बोलते हैं, हेयरी नीवस। मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्लश रहता है सरफेस से, सराउंडिंग स्किन से, मतलब उसी लेवल पे रहता है, लेकिन कई बार उसमें कुछ टिश्यू रहता है जिसकी वजह से थोड़ा लेवल उसका अधिक भी रहता है, और उसमें कई बार बाल भी रहते हैं। तो वो किसी भी पार्ट में बॉडी में हो सकता है, लेकिन हम लोग मोस्टली फेस का जो रहता है उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कॉमनली करते हैं। तो ट्रीटमेंट मोडालिटी डिपेंड करती है उसकी लोकेशन पर और कितना साइज़ है उसका। तो ये जो कॉन्जेनिटल लीजन रहते हैं ऑब्वियसली जन्म से ही रहते हैं। इनिशियली उनका साइज़ छोटा रहता है, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ता है कई बार उसका साइज़ उतना ही होने की वजह से वो पेशेंट बड़ा होता है तो रिलेटिवली वो छोटे दिखने लगते हैं। और सपोज़ अगर वो बहुत बड़ा है, सपोज हाफ ऑफ द चीक पे एरिया कवर कर रहा है, तो उस तरह की कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट मोडालिटी काफ़ी डिफरेंट रहती है कि अगर हमने उसको निकाल दिया तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह से करना है। तो यदि बहुत छोटा है तो हम लोग उसे फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग थाइस का या आर्म्स का स्किन लेके वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं कि आर्म्स का करें या कान के पीछे का स्किन लें, क्योंकि वो मैचिंग कलर का रहता है और वो फुल थिकनेस लेते हैं। जैसे कि कई बार पार्शियल थिकनेस ली जाती है जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें कि हम लोग मोस्टली थाई से लेते हैं। तो पार्शियल थिकनेस का रिजल्ट उतना बेहतर नहीं रहता है जितना फुल थिकनेस का रहता है, लेकिन फुल थिकनेस का अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो अगर छोटा है, सपोज 1 रुपये के सिक्के या उससे बड़ा है, तो हम लोग फुल थिकनेस ग्राफ्ट से रिप्लेस कर देते हैं। कई बार लोकल एडजस्टमेंट ऑफ टिश्यू, जिसे कि लोकल फ्लैप कहा जाता है, उसके द्वारा भी किया जाता है कि आसपास का टिश्यू को रोटेट करके उस जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सपोज इतना हाफ ऑफ द फेस है, कई बार हाफ ऑफ द फोरहेड रहता है, तो उसे एक्ससीजन करने के बाद हमें पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट लगाना पड़ सकता है। कई बार पेशेंट और मेजर सर्जरी कराने के लिए रेडी रहता है, मल्टीपल सेटिंग के लिए रेडी रहता है, तो हम लोग उसमें एक्सपांडर भी डाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर है नीवस, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपांडर डालते हैं, उसमें बलून टाइप का रहता है जो स्किन के नीचे जाता है, उसको फिर ग्रेजुअली एक्सपांड करते हैं सलाइन के द्वारा अगले 2-3 महीने में, ताकि ये सराउंडिंग की जो स्किन है वो एक्सपांड हो जाती है, और फिर यहाँ की स्किन को निकाल के इस स्किन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर है और वो पॉसिबल है भी नहीं कि नहीं, मतलब, और उसमें मल्टीपल सिटिंग लगती है, बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, तो हर पेशेंट उसके लिए तैयार नहीं रहता। तो ये जो हम लोग अभी पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उसको कॉन्जेनिटल नीवस है, हेरी नीवस है, जो कि एला ऑफ द नोज़ पे है। इसको हम लोग सर्जिकली एक्सरसाइज करेंगे और फुल थिकनेस ग्राफ्ट से इसे रिप्लेस करेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरह से प्रोसीजर की जाती है, इसमें कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट रहता है, क्या आफ्टर केयर रहता है। जो पेशेंट है वो 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिसमें जन्म से ही नाक के लेफ़्ट साइड में एला के ऊपर ब्लैक स्पॉट है, जो कि उसके लिए काफ़ी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण है। इसमें कुछ हेयरी पार्ट भी है, इसे हम लोग हेयरी नीवस कहते हैं। जो प्रोसीजर रहेगा जनरल एनेस्थीसिया में किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट पेशेंट को बेहोश किया जाता है। पेंटिंग, ड्रेपिंग, क्लीनिंग करने के बाद हम लोग उस पार्ट को, या जो ब्लैक पार्ट है, उसको कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सीजन करना रहता है उसमें हमें ध्यान रखना रहता है कि बहुत ज़्यादा मोटा थिकनेस का ना निकालें, क्योंकि इसके नीचे कार्टिलेज रहते हैं और उसके ऊपर फिर ग्राफ्ट रखने में दिक्कत होती है यदि वो प्रॉपर वेस्कुलरिटी ना रहे। और यदि हम उसे कंप्लीट नहीं निकालेंगे, कम थिकनेस का निकालेंगे, तो भी रिकरेंस का रिस्क रहेगा। जो हेयर्स रहते हैं उसकी जो रूट्स रहते हैं वहाँ तक हमें जाना रहता है, फुल थिकनेस उसको ब्लैक जो डिफॉर्मिटी, ब्लैक जो कॉन्जेनिटल लीजन है उसे निकालना रहता है। इसके बाद इसमें हीमोस्टेसिस अचीव किया जाता है, कंप्लीट ब्लीडिंग को रोकना रहता है, अदरवाइज़ ग्राफ्ट को उसमें टेक होने में या वेस्कुलरिटी लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो एक्साइज टिश्यू है उसका इमेज है आपके सामने। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि हमें इसे रिप्लेस करना है या इसे क्लोज़ करना है, तो इसके लिए हमें जो आर्म्स का इनर साइड ऑफ द आर्म्स है वहाँ का टिश्यू लेना रहता है। यहाँ पे हम लोग फुल थिकनेस स्किन लेंगे, मतलब स्किन का एपिडर्मिस और कंप्लीट डर्मिस, कंप्लीट टिश्यू लेंगे, और जहाँ से ये निकाला जा रहा है इस पार्ट को फिर प्राइमरी क्लोज़ कर देंगे। तो इसके बदले में यहाँ पे आर्म्स की इनर साइड ऑफ द आर्म्स में एक छोटा सा कट लगता है और छोटी सी लाइन दिखेगी पोस्ट ऑपरेटिवली। अब ये जो ग्राफ्ट ले रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, उसमें फैट टिश्यू नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ ग्राफ्ट का टेक प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसका वेस्कुलरिटी उतना नहीं रीजनरेट हो पाता है। तो एडिक्वेट थिकनेस का होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। यदि बहुत पतला लेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका लुक और जो अपीयरेंस है वो बेहतर नहीं होता है पोस्ट ऑपरेटिवली। ये जो हमने एग्जैक्टली उसी साइज़ का हमने कट करके लगाया है,
जितना डिफेक्ट क्रिएट हुआ था। उसके बाद उसे उस जगह पर सूचर किया जाता है और इन सूचर्स के ऊपर हम लोग टाई ओवर लगाएंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये जो सूचर्स रहते हैं, टाई ओवर रहता है, ये 5 to 7 डेज़ तक रहता है, मतलब 7 दिन तक यहाँ पर ड्रेसिंग रहती है। शुरू में कलर का मिसमैच दिखता है, जो हम लोग स्किन लगाते हैं उसका और उसका कलर में डिफरेंस रहता है। ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आते जाता है और सराउंडिंग से लगभग मैचिंग का हो जाता है। अगर बड़ा डिफेक्ट रहता है तो और बड़ा ग्राफ्ट ले सकते हैं।